हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को यह बात तो पता ही है कि देश भर में किसी भी परीक्षा की शुरुआत करने में एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास तौर से जब आप यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत करने जा रहे हो। हम भी एनसीईआरटी से ही हमारी तैयारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि हमें वही पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए हमें भी एनसीईआरटी की ज़रूरी बातों का ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास 6 क्या, कब, कहाँ, कैसे, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे चैप्टर को समझने के बाद नोट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि नोट्स अच्छे बनेंगे तो ही सफलता की उम्मीद ज़्यादा है। और नोट्स को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए हमें एक टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ना है। पहली बार में सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, लेकिन थर्ड रीडिंग हमें बताएगी कि क्या मस्ट है, क्या लिखना है, क्या छोड़ देना। चैप्टर में आने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर लेते हैं, ताकि जब उन शब्दों का प्रयोग हो तो हमें उन्हें समझने में आसानी रहे। जैसे कि अतीत, अतीत का मतलब सभी समझते होंगे बीता हुआ कल। आखेट, आखेट को शिकार कहते हैं, आखेटक शिकारी, संग्राहक इकट्ठा करने वाले। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, बुक में आते हैं, लिखा हुआ है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। मेरा मानना है कि ये सब पढ़ करके हमें फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लिखा हुआ है कैसे पता करें, कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, तुम टेलीविज़न देख सकते हो या अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि कई साल पहले या पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जैसे कि जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? वही तो अतीत है ना, बीता हुआ। कल का तो पता लग सकता है, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे पता लगाया जा सकता है? इसी के बारे में लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग कैसे घरों में रहते थे। हम आखेटकों, देखिए हमने इस शब्द का जिक्र पहले ही कर लिया था ना, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाया करते थे। सबसे पहले तो हमें एक बात पहले से ही समझ लेना चाहिए कि ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे रहते थे। और उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, लिखा हुआ है लोग कहाँ रहते थे। देखिए पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर नदियों के मैदान में हरी हरी घास, अच्छी घास उगती थी, तो जिससे वह अपने पशुओं को चरा सकते थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इन नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ लोग कुशल संग्राहक, संग्राहक के बारे में जिक्र किया ना हम लोगों ने, इकट्ठा करने वाले, और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संपदा से परिचित थे मतलब क्या चीज़ खाने लायक है या क्या नहीं है, क्या जड़ी बूटी में यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अपने भोजन के लिए वे फलों, जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट, आखेट मतलब देखिए हम लोग शब्दों को पहले से ही जिक्र करते हुए आ रहे हैं, शिकार भी करते थे। और नीचे आते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बारे में पता लगाओ। देखिए मैप दिया हुआ है नीचे, मैप में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किरथर। इसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ है किरथर की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये रहीं किरथर, ये किरथर की पहाड़ियाँ, ये रहीं सुलेमान की पहाड़ियाँ। इसके बाद पृष्ठ में जिक्र किया जाएगा, आगे जिक्र किया जाएगा गारो की पहाड़ियों का। इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये लिखा हुआ है गारो की पहाड़ियाँ, ये रहीं यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है,
चलिए हम उसी पृष्ठ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में पता लगाओ। पता किया ना हमने, इनके बारे में पढ़ा तो लिखा है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। मेरा मानना है यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है अभी तक जितना हमने पढ़ा। इसके बाद लिखा हुआ है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के बारे में, हमने गारो पहाड़ियों के बारे में अभी अभी जिक्र किया कर लिया है ना, मैं विंध्य पहाड़ियों के बारे में पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले लोगों ने चावल उपजाया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए बस सिर्फ यही महत्वपूर्ण है, एक ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, विंध्य में कहाँ आदमियों ने सबसे पहले चावल उगाना शुरू किया, और एक महत्वपूर्ण है, लोगों ने गेहूँ और जौ को उपजाना आरंभ किया था गारो की और सुलेमान की पहाड़ियों में। इसके अलावा और तो मुझे कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगा। अगले पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। हम विंध्य की पहाड़ियों के बारे में जिक्र करना भूल गए थे। ये रहा विंध्य की पहाड़ियाँ मध्य भारत में। थोड़ा सा मैप लोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें विंध्य की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, लिखा हुआ है, मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाओ। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक नदी जब प्रवाहित हो रही होती है, उसमें कोई छोटी सी नदी जब मिल जाती है तो वह नदी उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। जैसे गंगा नदी में जब सोन नदी मिल जाती है तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी कही जा सकती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। मतलब कि सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले और फूले। व इनकी सहायक नदियों गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब कि सबसे पहले कहाँ पर व्यक्तियों ने अपना आवास स्थान बनाया? वह स्थान था नदियों के किनारे। फिर लिखा हुआ है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में पता लगाइए। नीचे लिखा हुआ है, गंगा के दक्षिण में तथा इनके आसपास के क्षेत्र में एक स्थान है मगध। मगध काफ़ी प्रसिद्ध महाजनपद में से इसकी गिनती की जाती है। मगध अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ये उन्हीं के काल वाला, उन्होंने इस पर राज किया है। ये वही मगध है जिसे वर्तमान में आज बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक बार एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य ऐसे भी राज्यों में स्थापना की गई थी, जैसे कि महाजनपद थे। यह एक महाजनपद एक ही नहीं था, इसके समान 16 और महाजनपद थे। अवंती, कौशल, कलिंग तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करनी चाहिए। लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ। भाई सोचने वाली बात है, हर चीज़ को हम इतनी अच्छी तरीके से तो नहीं ध्यान में रखना चाहिए ना, क्योंकि ये तो बहुत आसान बातें हैं कि पुराने ज़माने में जब लोग साइकिल से नहीं होती थी, पैदल ही जाया करते थे। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी से जाना शुरू किया, फिर साइकिल से जाना शुरू किया, है कि नहीं? तो फालतू की चीज़ें पढ़ के फालतू में दिमाग को परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल फैक्ट हैं जो हमें अपने आप आ जाते हैं। समुद्र के किनारे, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम हो सकती थी, ये बात हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात से पता लगता है कि लोग नदियों के, समुद्र के उस किनारे भी जाना पसंद करते थे, या उस तरफ भी, अन्य देशों की तरफ जाना उस ज़माने में भी पसंद करते होंगे। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। सेनाएं, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद सेनाएं दूसरों पर विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी अपने काफिलों के साथ जहाज़ों से मूल्यवान वस्तुएं लेकर के, धार्मिक गुरु शिक्षा और ज्ञान देने के लिए, कुछ लोग रोचक स्थानों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। भाई देखिए, आसानी से जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि नॉर्मल फैक्ट्स हमें आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं, 2 बार पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं?
आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र की तरफ देखो तो पहाड़ों, पर्वत और समुद्र, हमने मानचित्र देखा है ना। हम इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उस ज़माने में लोगों को आसान नहीं होता था कि पहाड़ों को, पर्वतों को या समुद्र को पार कर जाएं। आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा करना चाहा, या तो वह ऐसा कर सके, या वे पर्वतों और ऊंचाइयों को छू सके, या फिर समुद्रों की गहराई को नाप सके। नाप तो नहीं सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन से हमारी संस्कृति और समृद्धि नेक्स्ट पेज पे समृद्ध किया। कुछ परसों से लोग पत्थरों की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीके, एक दूसरों के विचारों को अपनाने लगे थे। भाई मेरा पड़ोसी आया, समझ रहे हैं आप, मेरा पड़ोसी आया, वो है कुछ अच्छी तरीके से, मुझसे भी अच्छा कुछ कर लेता था तो मैंने उससे कुछ ज्ञान लिया। कुछ मैं बहुत अच्छा कर लेता था तो उसने मुझसे उस बारे में ज्ञान लिया, है ना। तो एक मिश्रित सभ्यता बनी। हम बोल सकते हैं कि लोगों ने एक आकर के ही एक दूसरे को समृद्ध बनाने की कोशिश करी। कुछ हमें आता था, कुछ उन्हें आता था, हमने उन्हें सिखाया, उन्हें हमें सिखाया। इसके बाद देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे लिया गया है? इंडस से। ये हमें याद रखना चाहिए, जिसका संस्कृत अनुवाद क्या है? सिंधु। ये नाम किसने दिया? यूनानियों ने, यूनान में रहने वाले लोगों ने, जो यूनानी भारत में आए उन्होंने। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस, कोई भी एक शब्द आप याद कर सकते हैं, नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो धीरे धीरे कर करके देश के साथ इस्तेमाल होने लगा। देश के लिए लोग बोलने लगे। इसके बाद अतीत के बारे में कैसे जानें? पांडुलिपि के बारे में पढ़ना है हमें। पांडुलिपि क्या है, इसके बारे में मेरे शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग बुक पर आते हैं। देखिए, अतीत के बारे में सारी या अधिकतर जानकारियां हमें पांडुलिपियों या अभिलेखों से ही प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि एक पुस्तक हाथ से लिखी हुई होती है। प्राचीन काल में लोग अपनी आत्मकथा या किसी विशेष तथ्य को लिख लेते होंगे, जिनको पढ़ने से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तथा हम इन्हीं के आधार पर इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय पर आने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इनमें से कई संस्कृत में, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल भाषा में है। इसके बाद बुक की तरफ देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पांडुलिपि। बुक में लिखा हुआ है अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स होता है पांडुलिपि। शब्द लेटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, हमने बताया ना, ताड़पत्रों, हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? नीचे देखिए तो यहाँ पर एक पांडुलिपि का चित्रण भी दिखाया गया है कि पांडुलिपि किस तरीके की होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिखा हुआ है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा लिया या कई नष्ट हो गई। भाई जमीन के नीचे दबी होती हैं ना, तो कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। यह मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के विषय की चर्चा मिलती हैं। इनमें से अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इसके अतिरिक्त नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। कौन सी संस्कृत में लिखे हुए हैं? कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। अन्य प्राकृतिक तथा तमिल भाषा में है।
तमिल भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए ये बात एक आप सोच सकते हैं कि तमिल भाषा का प्रयोग, ये बात याद रखने योग्य है कि तमिल भाषा का प्रयोग आमतौर से आम लोग किया करते थे। यह अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख या पत्थर जिन्हें मैं मेरे तरीके से समझें या मैं जिस तरीके से याद रख सकता हूँ कि ऐसे लेख जो हमेशा पत्थर अथवा किसी कठोर धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हों। कभी कभी शासक अपने आदेशों या युद्धों का में अर्जित जीत का वर्णन करने के लिए अपने अभिलेख बनवाया करते थे ताकि भविष्य में लोग इस हमारे बारे में जान सकें। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि हम अभिलेखों का, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक, जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया है, लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, इस कारण से हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं जो लेवल से समझा रहा हूँ ना, उसी लेवल से हम चल सकते हैं। कभी कभी शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। अभिलेख राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण उत्कीर्ण कराते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। ये रहा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, हमें इतना याद रख लेना चाहिए सिर्फ कि अभिलेख सिर्फ एक कठोर धातु पर उत्कीर्ण किया जा सकता है, उसे अभिलेख बोलते हैं। जैसे कि कहीं भी जाइए, जैसे लाल किले में जाइए तो वहाँ भी लोगों के बारे में लिखा जाता है ना, एक पत्थर बना होता है, उस पर लिखा होता है इन फलाने राजा ने इस सन में ये किया। उसी तरीके के लोगों को, उसी तरीके की चीज़ों को हम अभिलेख बोलते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में और प्रयोग में लाई जाती हैं। उन्हें, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहलाता है। मेरी भाषा में समझे तो अतीत में बनी हुई या प्रयोग में लाई हुई चीजों के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विक। मैंने ऐसे याद किया है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? पुरातात्वविद। पुरातात्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों और अभिलेखों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जैसे कि ये देखिए आभूषण, ये इस मटके पे देखिए जो डिजाइन बना गई है उसे बोल सकते हैं सुंदर डिजाइन, अलंकृत किया हुआ घड़ा। पुरातात्विक के बारे में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पुरातात्विक पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, तो उनमें भाई हरी चीज़ आ जाती है। पटके, पत्थर, पकी मिट्टी, धातु, सभी के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। अब हमें, मेरे हिसाब से, जब हमने इतनी बड़ी बात का जिक्र कर लिया है तो यहाँ तक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। पुरातात्विक लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं या मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। उनके बारे में यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वस्तुएं, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके बाद लिखा हुआ है, क्या पुरातात्विक को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वह फिर से पढ़ते हैं कि स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्रचना करते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ इतना परिवर्तन कर दिया था कि पुनर्रचना करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इसी तरीके से, इसी कार्यविधियों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर लिखा हुआ है, अतीत एक या अनेक। बड़ी समस्या तो यही है ना कि अतीत एक है या अनेक है।
अतीत के बारे में यह प्रश्न रोचक है कि अतीत एक है या अनेक। देखिए, मैंने याद किया कि अतीत सबके लिए अलग अलग है। अतीत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। एक राजा का जीवन अलग हो सकता है और एक किसान का जीवन अलग, एक रानी का जीवन अलग हो सकता है और एक काम करने वाली बाई का जीवन अलग। देखिए, अतीत को बहुवचन में इसलिए माना गया है क्योंकि हमें ज़्यादातर राजा रानियों के बारे में ही जानकारियाँ प्राप्त हो पाती हैं, लेकिन इनमें इनके अलावा भी अन्य लोग भी रहते होंगे ना। संभव नहीं, वे उनका जीवन के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। संभव तो नहीं है ना कि उनका जीवन भी राजा रानियों की तरह ही रहा हो और हमें उनके बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त नहीं, क्योंकि वह अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। जैसा कि हमने बताया कि शासक अपने द्वारा लड़ी हुई विजयी लड़ाइयों के बारे में लेखा जोखा रखते थे, लेकिन गरीब व्यक्ति अपनी लेखा जोखा नहीं रख पाता था। संभव है कि अतीत में भी यह भेद विद्यमान होंगे। देखिए, वही बातें लिखी होंगी जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुस्तक का शीर्षक पढ़ा, इसको बहुवचन के रूप में किया गया है, अतीत को बहुवचन के रूप में लिखा गया है। ऐसा तथ्य की जानकारी याद दिलाने के लिए अलग अलग समूह ने इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। मैंने पहले समझाने की कोशिश करी है, अब बुक का पढ़ रहा हूँ। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम देखते हैं उस समय के देश में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको समझाने की कोशिश की जा रही है किताब के माध्यम से कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तब फल फूल का संग्रह प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों का जीवन खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर था, जैसे कि हमारा जीवन आज भी खाद्य पूर्ति के लिए किसानों पर हम भी आज भी निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय लेखा जोखा रखते थे। मैं सही बता रहा हूँ ना, इसलिए मुझे मेरा मानना है कि इसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने इसको अभी समझाने की कोशिश करी ना, ठीक वही बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। देखिए, आपके मन में ये ना रहे, देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए लेखा जोखा नहीं रखते थे, पुरातात्विक सहायता से अपने उनके जीवन के जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तिथियों का महत्व। तिथियों का महत्व, देखिए तिथियों के बारे में जानकारी करने के लिए आप मेरी तरफ से समझने की कोशिश करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको फिर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये टॉपिक। देखिए, मान लीजिए एक लाइन है, इस टाइम पर एक वक्त पर, इसी लाइन, ये समय की लाइन है, यहाँ पर एक टाइम इस समय पर क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का जन्म। तो एक बात को याद रख लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसे बीसी बोलते थे। उस टाइम कोई भी सन चलती थी, जैसे कि 702 मान लेते हैं, तो वो बोली जाती थी बीसी, मतलब 702 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले। क्या हो रहा है कि 702 ईयर्स पूर्व, ईसा मसीह से पहले। लेकिन जब ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट को क्या बोलने लगे हैं? एडी। आज 2021 चल रही है ना, तो वो कौन सी है? एडी। ठीक है, तो हमें शायद इस तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरा मानना है कि इसके बाद का पढ़ना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चंस हैं, चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चंस रह गए हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शायद मेरा मानना है कि आपको इनमें व्यर्थ में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आगे की तैयारी के बारे में ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ें वही जो सफल बनाए। और अगर आप लोगों को मेरे समझाया हुआ ठीक तरीके से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। पढ़ो वही जो सफल बनाए। थैंक यू।